नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 10 संचयन का पाठ सपनों के से दिन का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ और पार्ट 2 मैं बना रही हूँ। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं सपनों के से दिन का पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ, क्योंकि यह पाठ काफ़ी लंबा है, इसीलिए लाइन बाय लाइन समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो पार्ट 2 मैं अभी समझा रही हूँ। तो पार्ट 2 में लेखक क्या समझाना चाह रहे हैं कि लेखक के बचपन के दिन कैसे थे और बचपन उनका किस तरह से व्यतीत हुआ था। तो इस पाठ में लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से जो व्यक्त किए हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि लेखक को जब भी लेखक जो है अगले क्लास में जाते थे, यानी अगर वो 4th में है 5 में जाएंगे तो उनको कभी भी नई किताब नहीं मिलती थी, उनको पुरानी किताब मिलती थी, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। आर्थिक रूप से काफ़ी जो है उनका परिवार कमज़ोर था, तो इसीलिए उन्हें हर बार जो है नई किताबें नहीं मिलती थी। हमारे हेडमास्टर साहब जी एक लड़के को उनके घर जाकर पढ़ाया करते थे। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक हेडमास्टर साहब जो हैं एक बड़े लड़के को जाकर पढ़ाते थे। वे धनाढ़ लोग थे। धनाढ़ लोग किसको बोलते हैं? जो बहुत धनी होते हैं। तो उनके यहाँ हेडमास्टर साहब जी जब पढ़ाने जाते थे तो उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी में आगे रहा। तो जिस लड़के को हेडमास्टर साहब जी पढ़ाते थे तो वह लड़का जो है लेखक से 1 साल बड़े थे और 1 साल श्रेणी में भी बड़े रहते थे। श्रेणी मतलब कक्षा में भी, क्लास में भी 1 साल बड़े थे, इसलिए इनको आसानी से जो है पुरानी किताब मिल जाती थी। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता, हर अप्रैल में जब नया साल शुरू होता था तो शर्मा जी उनकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते थे। तो क्या करते थे हेडमास्टर साहब जी जो उनको ट्यूशन पढ़ाने जाते थे तो उस लड़के से किताब लेकर लेखक को पढ़ने के लिए दे दिया करते थे। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी बोलते हैं रुचि को। तो यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि किसी को भी उनके घर में पढ़ाई के लिए रुचि नहीं थी। क्योंकि पढ़ाई के लिए रुचि नहीं थी इसलिए क्योंकि उस समय एजुकेशन का इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था जिस तरह एजुकेशन का महत्व आज हम लोग दे रहे हैं। उस समय क्या था, सिर्फ जो है बही खाता लोग लिख लेते थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते थे, नाम जो है अपने माँ पिताजी का नाम लिख लेते थे, बस उतना ही पढ़ाई हुआ करता था। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो 1-2 रुपये में आ जाया करती। यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर नई किताब लेना चाहते तो 1-2 रुपया में तो आ ही जाता, लेकिन उस समय 1-2 रुपये भी बहुत था। तो शायद इसी बहाने हमारी पढ़ाई 3री-4थी में ही छूट जाती। बोल रहे हैं कि उस समय में 1-2 रुपये भी बहुत था। अगर 1-2 रुपये भी अगर किताब में लग जाता तो लेखक के घर में 1 रुपये 2 रुपये भी नहीं था कि उनको पढ़ाई के लिए दिया जाता, खर्च किताब खरीद कर दिया जाता। ऐसी स्थिति उस समय, गरीबी की ऐसी स्थिति थी। तो इस पाठ में इसलिए लेखक दिखाना चाह रहे हैं कि उस समय समाज में गरीबी किस तरह फैली हुई थी। कहीं कहीं जो है लोग थे अमीर थे तो काफ़ी अमीर थे, गरीबी थी तो काफ़ी गरीबी थी उस समय। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताब मिल जाना भी था। यहाँ पर बता रहे हैं कि 7 साल जो स्कूल में पढ़ाई किए हैं लेखक, यह पढ़ने का एक ही जो है जो उस समय उनको हेडमास्टर साहब जी पुरानी पुस्तक ला कर देते थे। अगर नए खरीदने को रहता तो कभी का पढ़ाई छोड़ दिए होते। कापियों, पेंसिलों, होल्डर तथा स्याही दवात में मुश्किल से 1-2 रुपये साल में खर्च हुआ करते थे। यहाँ पर बता रहे हैं कि कॉपी, पेंसिल, होल्डर, स्याही दवात, उस समय स्याही दवात बोलते हैं जैसे हम लोग अभी जो है डॉट पेन, जेल पेन से लिखते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, एक बॉटल रहता था छोटा सा, उसमें जो स्याही मतलब इंक रहता था और एक जो है उसमें डुबा के लोग लिखते थे।
एक करची का कलम होता था, तो उसमें जो है लगा लगा कर इंक लोग लिखते थे, तो स्याही दबात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते थे। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत ही रकम हुआ करती थी। रकम किसको बोलते हैं? बड़ी संपत्ति। 1-2 रुपया उस समय के लिए बहुत बड़ी संपत्ति थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था। घी 1 सेर बोलते हैं 1 किलो घी। 1 रुपया में उस समय 1 किलो घी मिलता था, और 2 रुपये में 1 मन जो है गदम मतलब गेहूँ मिलता था, 40 किलो गेहूँ मिलता था। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। इसी कारण है कि जो लोग अमीर घर के लड़के थे वही स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पाते थे। गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन लोगों को खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो पढ़ाई के लिए खर्च कहाँ से जुटा पाते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके चाचा वगैरह थे, उनके जो है पिताजी के भाई, मतलब 2 परिवार में केवल एक ही लेखक थे जो पढ़ाई कर पाए। वो अभी इसलिए पढ़ पाए क्योंकि उनको पुरानी किताबें मिल जाती थी, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ। आगे लेखक बता रहे हैं कि नई कक्षा में जाने के लिए उनको कभी भी इच्छा नहीं होता था, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। मतलब कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो नई कक्षा में जाने के लिए उनको इतना खुशी हो। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास लगने लगता। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब भी उनको नई कॉपी और पुरानी पुस्तक मिलती थी तो उसमें से एक तरह की गंध आने लगती थी, मतलब स्मेल आने लगता था और मन उदास हो जाता था। क्यों स्मेल आता था, गंध आता था? क्योंकि पिछले श्रेणी में जो उनके टीचर उन्हें पिटाई करते थे, स्कूल में चमड़ा तक उधेड़ देते थे, मतलब ऐसा मारते थे कि जो बॉडी के ऊपर से जो है खून का फव्वारा छूट जाता था। तो यह सब पिटाई की जब याद आती थी तो उन्हें बुक और कॉपी देखकर ही काफ़ी चिंता होने लगती थी और गंध आने लगती थी। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितने भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि के कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठीक ठीक मुझे मालूम तो नहीं यह सब क्यों हो रहा था, लेकिन मनोविज्ञान मतलब मन की विज्ञान, जब बच्चे का मनोविज्ञान का जब कोर्स करने के लिए लेखक गए तब उनको पता चला कि बच्चे का मनोविज्ञान पढ़ने से उन्हें मालूम पड़ा कि बच्चे को खेलने धूपने भी देना चाहिए और उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मारपीट का बर्ताव नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। इससे क्या होता है, बच्चे मानसिक रूप से टूट जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस पाठ में यही लेखक बताना चाह रहे हैं कि जब मैं बच्चे का मनोविज्ञान वाला कोर्स किया तब मुझे पता चला कि बच्चे को किस तरह का माहौल पसंद होता है, किस तरह उसे रहना पसंद होता है और आगे वह किस तरह बढ़ पाते हैं। और उनको जो है स्कूल का मारपीट का भय भी सताते रहता था, स्कूल में जो उन्हें पिटाई होती थी। तो यह सब बात याद करके आगे श्रेणी में जाने से वे डरते थे, घबराते थे कि कहीं वही मारपीट फिर नहीं हो जाए। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब टीचर तो एक ही जैसे नहीं होते थे जो पिछले श्रेणी में पढ़ाते थे, लेकिन कुछ 1-2 टीचर वही होते थे जो आगे की श्रेणी में भी, मतलब आगे कक्षा में वही टीचर पढ़ाते थे, इसलिए वे लोग डरते थे। कुछ ऐसी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ही ऐसी अपेक्षा करने लगते जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। और बोल रहे हैं कि कोई कोई अध्यापक मतलब टीचर ऐसे थे कि अगले क्लास में जाते ही समझते थे कि यह जो लड़का है हरफन मौला किसको बोलते हैं, जो हर क्षेत्र में आगे हो, सर्वगुण संपन्न। तो मतलब उन अध्यापक को ऐसा लगता था कि इस लड़का के अंदर जो है सारा गुण आ गया है, वह सब चीज़ में निपुण हो गया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। ऐसा मतलब वो लोग अपेक्षा करते थे कि ऐसा जो है यह लड़का हरफन मौला हो गया है, मतलब सारा कुछ उसके अंदर ज्ञान हो गया हो। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। और बोल रहे हैं कभी कभी ऐसा लगता था वो टीचर लोगों के मन में कि अगर
जो थोड़ी सी भी हम लोगों से चूक हो जाती थी, गलती हो जाती थी, तो चमड़ी भी उधेड़ना, मतलब बहुत मारते थे। इन्हीं कुछ कारणों से, केवल किताब कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के गेट के 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक के रास्ता दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उसकी गंध भी मन उदास कर देते थे। यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक कि जब यह बात याद आती थी तो केवल कॉपी और किताबों से ही गंध नहीं आती थी, बल्कि जब स्कूल के गेट के ही पास पहुंचते थे तो 10-15 गज दूर से ही उन लोगों को ऐसा लगता था कि अलियार किसको बोलते हैं, जो गली की तरह लंबा रास्ता होता है, तो जब अलियार के पास वे लोग झाड़ उगे होते थे तो उनकी गंध से भी इन लोगों को मन उदास हो जाता था। मतलब स्कूल से ये लोग इतना डरा करते थे कि स्कूल के गेट के पास पहुंचने पर ही इन लोगों को स्कूल अंदर नहीं जाने की इच्छा होती थी और काफ़ी डर सताती थी कि लगता है कि स्कूल में जब पहुंचूंगा तो टीचर हमें इसी तरह का मार पिटाई करेंगे। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। यहाँ पर लेखक अब ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही स्कूल तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ कारणों से स्कूल अच्छा भी लगा। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्कॉटों को पैरेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ मुंह में ली हुस्ल से मार्च कराया करते। मतलब बोल रहे हैं कि 1-2 कारण से इन लोगों को स्कूल अच्छा लगता था। किस कारण से? जो स्काउट के टीचर थे प्रीतम चंद मुंह में सीटी, हुस्ल बोलते हैं सीटी को, जब ये मुंह में सीटी लेकर लेफ़्ट और राइट करने के लिए कहते थे तब इनको अच्छा लगता था सीटी की आवाज़ से। फिर राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एरियों पर दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करके अकड़ चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान हो। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या करते थे जो है प्रीतम चंद, जब राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न लेते थे, अबाउट टर्न लेते थे, और जब छोटे छोटे बूटों की एरियों पर, मतलब जूते जो पहनते थे उनके एरियों पर दाएं बाएं जो है ठक ठक की जब आवाज़ करते थे और अकड़ कर चलना, मतलब घमंड के साथ जब चलते थे तो लगता था कि ऐसे हो जैसे कि कोई फौजी जवान से कोई आदमी आ जाता है, ऐसे उनका नेचर लगता था और इसी तरह के जो हैं वो आचरण किया करते थे। अब आगे बता रहे हैं लेखक कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था और उस समय दूसरा विश्व युद्ध हमारे देश में शुरू होने वाला था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और हमारे जो है नाभा रियासत का राजा, उनको अंग्रेज़ क्या किए थे, 1927 में गिरफ्तार कर लिए थे, कैदी बना लिए थे। और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया था। और कोडाईकनाल में जंग होने वाला था, युद्ध होने वाला था, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई थी। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, और उनका जो लड़का था, वो विलायत बोलते हैं विदेश को, और उनके जो राजा का जो लड़का था वह विदेश में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांव में जबरन भर्ती नहीं कर पाता था। और बोल रहे हैं कि जबरन उस समय भर्ती करने का सिस्टम नहीं था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते थे तो उनके साथ कुछ नौटंकी करने वाले भी आते थे, और जब फौज में भर्ती होने का समय होता था वहाँ कुछ अफसर आते थे तो वहाँ पर एक नाटक वाले भी हुआ करते, नौटंकी बोलते हैं, नाटक के द्वारा दृश्य उपस्थित करने का कोशिश करते थे। वे रात को खुले मैदान में शमियाना बोलते हैं, तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित करते थे। और बोल रहे हैं कि फौजी अफसर जब वहाँ पहुँचते थे तो आम जनता जो है उन लोगों को कुछ दृश्य दिखाते थे, बहादुरी का दृश्य दिखाते थे और आकर्षित करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, और उस समय जो गाना गाया जाता था, फौजी लोग गाना गाकर आकर्षित करना चाह रहे थे जनता लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए। तो कुछ मस्खरे, मतलब हंसी मजाक, अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलें दे बूट,
भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठै पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। यानी सेना में भर्ती होने के लिए बोलते थे वे लोग कि भर्ती हो जाओ तुम लोग, पुलिस में भर्ती होने से क्या होगा, तुम लोगों को नए जूते मिलेंगे, पुराने जो तुम लोग कुर्ते पहनते हो, सूट पहनते हो, तो तुम लोगों को यह सूट पुराना नहीं पहनना पड़ेगा, अच्छे अच्छे सूट तुम्हें मिलेंगे, अच्छे जूते मिलेंगे। मतलब सिर्फ इतना सा ही लोभ के कारण आम जनता जूता पहनने के लिए और कपड़े पहनने के शौक़ से फौज में भर्ती हो जाते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते थे। केवल उन लोगों को जूते और कपड़े मिल जाए, इसके लिए वो लोग खुशी खुशी फौज में भर्ती हो जाने के लिए तैयार हो जाते थे। कभी आप लेखक बता रहे हैं कि कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम भी फौजी हैं। और लेखक अपनी भावनाओं को बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता जब हम भी धुली हुई कपड़ा पहनते थे और बूट पहनते थे, जूते पहनते थे, जुराब पहनते थे, मतलब मोजे पहन लेते थे। और जब हम स्काउट में परेड करने जाते थे तो हम लोग ऐसा महसूस करते थे कि हम भी फौजी हैं। अब आगे बता रहे हैं कि मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, उसमें बता रहे हैं कि प्रीतम चंद का स्वभाव कैसा था और किस तरह का बच्चे के प्रति उनकी भावनाएं थी। तो बता रहे हैं कि कभी उनको लोग मुस्कुराते और हंसते हुए नहीं देखे थे, यानी क्रूर स्वभाव के थे। उनका ठिगना कद बोलते हैं, छोटा सा कद के थे, नाटे थे और दुबला पतला परंतु गठीला शरीर था। दुबला पतला तो था लेकिन शरीर जो स्वस्थ था। माता के दागों से भरा चेहरा और उसके चेहरे पर माता का दाग था, चेचक का दाग जिसको बोलते हैं। और बाज सी तेज आँखें और उसकी आँखों में एक चमक सी रहती थी, दूर से ही किसी को पकड़ लेते थे कौन क्या कर रहा है। खाकी वर्दी पहनता था, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट पहनते थे। अब वह किस तरह का उसका कपड़े लिबास रहता था यह सब बता रहे हैं। और कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। यह सब जो उसका जो है बाज सी आँखें और माता के दाग से उसका चेहरा दुबला पतला ठिगना, तो यह सब देख करके ऐसा लगता था कि लोग देखकर ही डर जाते थे बच्चे लोग। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुर्रियाँ लगी रहती थी। उनके बूट जो जूते जो पहने हुए रहते थे उसमें खुरियाँ लगी रहती थी। खुरियाँ मतलब लोहे का एक बना हुआ रहता था उसमें, जैसे तांगे के घोड़ों के पैरों में लगी रहती है। जैसे तांगे चलाते हैं घोड़े तो उसके पैर में खुरियाँ लगी रहती है, उसी तरह उनके जूते में भी लगी रहते थे। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाली कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियाँ और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। बोल रहे थे कि यहाँ बता रहे हैं लेखक कि सख्त मतलब जहाँ पे मजबूत जगह पर भी वह चलते थे तो वहाँ पर भी उनका जूते में इतना सख्त जो है खुरियाँ लगी रहती कि वहाँ भी निशान पड़ जाता था। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कभी मोच नहीं आती थी। और उनके इतने सारे भारी भरकम पहने हुए थे लेकिन उनके पैर में कभी भी मोच नहीं आई थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों के बूटों से मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। बोल रहे हैं कि इतने भारी भरकम, उतने नाटे छोटे से कद में इतने भारी भारी भरकम वाले जूते और यह सब पहनते थे, लेकिन उनका पैर भी टेढ़ा नहीं होता था। यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहे हैं कि अगर हम अपने माँ बाप से यह जूते मांगते तो माँ बाप मेरे क्या बोलते कि अरे तुम्हारा तो कमर ही टेढ़े हो जाएंगे, अगर तुम ऐसे जूते पहनोगे तो तुम्हारा पैर ही टेढ़ा हो जाएगा। आगे लेखक बताना चाह रहे हैं कि मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, मतलब प्राकृतिक था कि डरते थे, परंतु हम उनसे नफ़रत भी करते थे। अब बच्चे लोग बहुत ऐसे थे जो प्रीतम चंद से नफ़रत करते थे, उनसे घृणा करते थे। कारण तो उसका मारपीट था,
हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे। और फ़ारसी जो है उर्दू से भी कठिन होता है। बोल रहे हैं कि जब वे फ़ारसी पढ़ाने लगे तब तो हम लोग और डरने लगे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, मतलब तीसरी कक्षा तक उर्दू पढ़ना ये लोग जान गए थे, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल होती थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया, मतलब आज्ञा दिया कि कल ही इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे। जुबानी किसको बोलते हैं? जो हम लोग ओरल बोलते हैं, मौखिक। तो बोले कि अगर तुम लोग यह फ़ारसी का जो है मुँह ज़बानी शब्द रूप याद करके नहीं लाओगे तो इसी घंटी में तुम्हें सुनानी पड़ेगी। और सारे बच्चे डर जाते हैं। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधे या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। यहाँ पर बोल रहे हैं लेखा कि बहुत सारे हमारे साथ जो बच्चे थे उसमें से बहुत सारे बच्चे को यह शब्द रूप याद नहीं हुआ और कुछ कुछ को याद भी हुआ तो आधा अधूरा याद हुआ। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा गया तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, मतलब गुस्सा करके चिल्लाए, सभी कान पकड़ो, और बोले कि सभी तुम लोग कान पकड़ो, और सबको कान पकड़ के वहाँ खड़ा कराए। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाँह निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। और बोले कि हम क्या किए, लेखक बताते हैं कि मुर्गा जैसा बनाकर खड़ा किए थे। हम क्या किए, लेखक बता रहे हैं कि टांगों के पीछे से बाँह निकालकर कान पकड़े तो बोले कि नहीं, जो है वह बोले कि पीठ ऊंची करो, पीठ को भी तुम्हें ऊंची करना होगा, झुककर नहीं मुर्गा बनना होगा, पीठ ऊंची करना होगा। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। और बोल रहे हैं कि जब हमने ऐसा किए तो 3-4 मिनट में ही जो है पैर में जलन होने लगा। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़ते। और बोल रहे हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कमज़ोर थे, जो कान पकड़ते ही गिर जाते। जब तक मेरी और हरवंश की बारी, हरवंश कोई बच्चा है, बता रहे हैं, हरवंश की जब बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। उस समय जो है शर्मा जी आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले ही शर्मा जी स्कूल की पूरब ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। और बोल रहे हैं कि उसी समय जो है शर्मा जी जो हेडमास्टर साहब हैं डॉक्टर साहब से मिलने गए थे, वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। और दफ्तर बोलते हैं ऑफिस को, बोल रहे हैं कि ऑफिस के सामने की ओर जब चले आए, आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। और बच्चे लोग जो मुर्गा बने हुए थे इस हालत में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। शर्मा जी को, हेडमास्टर साहब को यह सब देखा नहीं गया। शायद यह पहला अवसर था कि वह प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए। बर्बरता बोलते हैं असभ्यता, जंगलीपन, जिसको जंगलीपन कहा जाए। यह जब देखते हैं प्रीतम चंद को इस तरह का हाल करते हुए तो शर्मा जी को सहन नहीं हुआ और बहुत ही उत्तेजित हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। व्हाट आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास? स्टॉप इट एट वंस। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती, बता रहे हैं कि इस तरह से जो है शर्मा जी को वे डांटे। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? क्या 5वीं श्रेणी की के बच्चे को इसी तरह की सज़ा देनी चाहिए? तो बता रहे हैं कि उस समय हम अंग्रेजी नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू होती थी। बता रहे हैं कि 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ाई होता था उस समय में, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों को बताया था कि शर्मा जी ने कहा था। क्या करते हैं? क्या 4थी श्रेणी को सज़ा देने का यही ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी ने गुस्से में कांपते बरामदे से ही अपना दफ्तर में चले गए और काफ़ी डांट डपट प्रीतम चंद को शर्मा जी दिए हैं। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर साहब जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। अब सभी को यह पता चल गया कि हेडमास्टर साहब उन्हें मुअत्तल कर देना मतलब निकाल दिए हैं उन्हें, और नाभा के रियासत जो है वहाँ पर भेज दिया गया है, जहाँ शिक्षा विभाग है वहाँ की
हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम मतलब शिक्षा विभाग के वे डायरेक्टर थे, उनके पास आदेश के लिए वहाँ भेज दिया गया है। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि प्रीतम चंद को जब तक नाभास के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। और उस दिन के बाद पता चला कि जब तक डायरेक्टर साहब आदेश नहीं देंगे प्रीतम चंद को स्कूल आने के लिए तब तक प्रीतम चंद स्कूल में कदम भी नहीं रख सकते हैं। जब भी फारसी की घंटी बजती हमारी छाती धक धक करती। अब बता रहे हैं कि फारसी तो प्रीतम चंद पढ़ाते थे और जब फारसी की घंटी बजती थी क्लास होने की तो सारे बच्चे के कलेजा जो है धक धक करने लगता था। मतलब काफ़ी डर जाते थे कि प्रीतम चंद कहीं नहीं आ जाए पढ़ाने के लिए। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया जी राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। तब क्या हुआ, प्रीतम चंद तो चले गए हैं तो उनके जगह मास्टर नौहरिया जी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तब बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी सी खिड़कियों वाला चौबारा मतलब चारों तरफ जो खिड़की होते हैं उनको खिड़की और दरवाज़ा होता है उसको चौबारा बोलते हैं, किराए ले रखा था। वहीं आराम से सो रहे थे। कोई बताए कि वहाँ पे रहते हैं कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते हैं कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। उसमें से कुछ विद्यार्थी जो हैं वहाँ ट्यूशन पढ़ने प्रीतम चंद से जाते थे तो वे लोग बताते हैं कि उनको मुअत्तल करने का मतलब स्कूल से जो उन्हें निकाल दिया गया है रत्ती भर मतलब थोड़ी भी उन्हें चिंता नहीं है। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो 7वीं 8वीं के बच्चे जो वहाँ से पढ़ाई करके आते थे प्रीतम चंद के पास से तो वे बताते थे कि उनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। प्रीतम चंद जी को स्कूल से जो निकाल दिया गया है वे आराम से बादाम की गिरी को छिलकर तोते को अपने 2 तोते को पाले हुए हैं और उनको खिलाते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर काम करने जाते थे। इनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम लोग भी उनके घर कभी कभी गए थे, तोते को देखे थे, परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि प्रीतम चंद बिल्ला मतलब डंडे मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे। वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। अब बच्चे लोग को यह आश्चर्य लगता है कि जो बंदा इतना डंडा उठाकर सारे बच्चे का चमड़ी उधेड़ देता है, जो है बॉडी में से खून निकाल देता है पढ़ाई करते समय, वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर सकता है। मतलब इतना परिवर्तन उसमें कैसे आ सकता है कि वह तोते से मीठी मीठी बातें कर सकता है। क्योंकि कोई बच्चे उम्मीद नहीं लगा पा रहे थे कि प्रीतम चंद जी का स्वभाव इतना मिठास भरा हो। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आँखों से भय नहीं लगता था। अब यहाँ पर बच्चे लोग बोल रहे हैं कि उसकी जो भूरी आँखें हैं, दहकती हुई जलती हुई गुस्से वाली आँखें, क्या उससे तोता डरता नहीं है। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही समझते थे। हम लोग एक चमत्कार ही समझते थे कि ऐसे व्यक्ति किस तरह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कर सकता है जो स्कूल में कभी भी बच्चे से प्यार से नहीं रख पाया है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के प्रति जो है इतनी क्रूरता की भावना नहीं रखनी चाहिए। बच्चे से प्यार से बातें करनी चाहिए, पढ़ाने का ढंग में परिवर्तन लाना चाहिए और इससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और एक शाबाशी से बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और डांट और फटकार से कभी भी बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। धन्यवाद।